और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर बी.एन. ओझा सर को, जो बीडी कॉलेज पटना के पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हैं और जिनके नेतृत्व में आज दर्शन परिषद बिहार काफी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। और दर्शन परिषद बिहार के साथ कई आयाम आज जुड़ गए हैं। हम कई व्याख्यानों की श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं, कई सेमिनार आयोजित कर रहे हैं और हमारी शोध पत्रिका दार्शनिक अनुगुंज का निरंतर प्रकाशन हो रहा है। और हमने दर्शन परिषद के माध्यम से कई पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है। इस तरह से दर्शन परिषद की शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है और अखिल भारतीय दर्शन परिषद के बाद जो भी संस्था पूरे भारत में दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय है, उसमें दर्शन परिषद बिहार का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं ऐसे अपने अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एन. ओझा सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपने बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई है और आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता जो आपने विषय रखा आज, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं साक्षरता, बड़ा अनमोल विषय है, बहुत सुंदर विषय है और तीनों में इतना अनुनाश्रय संबंध है कि तीनों में से किसी एक को अलग हटाकर हम समझ नहीं पाएंगे। और स्वास्थ्य की जो बात होगी तो बिना स्वच्छता के, बिना सफाई साफ सुथरा रहने के, स्वच्छता अभियान जब तक हमारे पास रहेगा, हम स्वच्छ नहीं रहेंगे। भारत अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो भारत का स्वास्थ्य भी स्वच्छ नहीं होगा, भारत का स्वास्थ्य भी मजबूत नहीं होगा। और ये दोनों जब तक भारत साक्षर नहीं होगा तब तक हम इस दोनों की बात नहीं कर सकते। इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों में एक दूसरे घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है और दूसरे के बिना एक अपूर्ण है। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य से भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। आरोग्य को नष्ट करने के जितने भी कारण हैं उसमें गंदगी प्रमुख है। बीमारियां गंदगी में ही पलती हैं, जहां कूड़े कचरे का ढेर जमा होता रहता है, मल मूत्र सड़ता है, नलियों में कीचड़ भरी रहती है, सीलन सड़न बनी रहती है, वहीं मक्खी, पिस्सू, खटमल जैसी बीमारियां उत्पन्न करने वाले कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं। उन्हें मारने की दवाएं छिड़कना तब तक बेकार है जब तक गंदगी को पूरी तरह से हटाया न जाए। आदि से मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, जब तक पैदावार रुके तो अगले दिनों में फिर वो पैदा हो जाएंगे और जितने मारे जाएंगे, हटाए जाएंगे, उतना फिर उत्पन्न हो जाएंगे। कहना न होगा कि हैजा, मलेरिया, दस्त, पेट के कीड़े, चेचक, खुजली, रक्त जैसे कितने ही रोग इन पक्षियों, मच्छरों जैसे कीड़े मकोड़ों से फैलते हैं। मलेरिया का भी मच्छर फैलाते हैं। मक्खियां हैजा जैसी संक्रामक बीमारी की मुख्य कारण है। प्लेग फैलाने में पिस्सुओं का सबसे बड़ा हाथ रहता है। खटमल खून पीते हैं, वह रक्त को भी विषैला कर देते हैं। इन कीड़ों के द्वारा पग पग पर जो कष्ट होता है, सुविधा और बेचैनी उठानी पड़ती है, उसका कष्ट तो अलग ही है, दुख देता रहता है। निवास स्थान तथा उसके आसपास गंदगी का रहना स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट रूप से खतरा है। जितनी नजदीक आती जाती है गंदगी, जितनी नजदीक आती जाती है उतनी ही उसकी भयंकरता और बढ़ती जाती है। आग की तरह वह जितनी समीप आएगी उतनी ही अधिक जाएगी। कपड़े मैले, बड़ा सोचने का विषय है, कपड़े मैले कुचैले होंगे तो उनकी दुर्गंध और कुरूपता हर किसी को मिलेगी। वस्त्र चाहे कितनी ही कीमती न हो, यह मैला कुचैला होगा, उसे दुर्गंध आती होगी तो उसकी कीमत देखने वाला की आंखों में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। कारण कि वह बेजबान होते हुए भी पहनने वाले अपने मालिक को भरपेट चुगली कर रहा होगा। वह कह रहा होगा कि मेरी कीमती होना भी इस गंदे आदमी ने बेकार कर दिया। मनुष्य के प्रथम चिन्ह स्वच्छता की ओर अधिक तत्परता से आगे बढ़ना चाहिए। इस दिशा में जितनी प्रगति हो सके उतना ही समझेंगे कि पशुता को छोड़ा जा रहा है, स्वच्छता में
मानवता का सम्मान है। भले ही कोई व्यक्ति निर्धन हो, अभाव के कारण चिथड़े कपड़े पहनकर दिन गुजारता हो, लेकिन वस्त्र साफ और स्वच्छ है, फटा हुआ सिला हुआ है, करीने से पहना हुआ है, बटन ठीक लगा हुआ है, तो आर्थिक कमी में भी दिल की अमीरी का इजहार कर रहे होते हैं वो लोग। ऐसा मनुष्य आर्थिक दृष्टि से अभावग्रस्त हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से अपनी महत्ता अक्षुण्ण बनाए रखता है। वह दूसरी सहानुभूति का पात्र तो है, हो सकता है, पर घृणा का पात्र नहीं हो सकता है। शरीर, वस्त्र, घर, सामान, इन सभी क्षेत्रों में अगर मलिनता और गंदगी पाई जाती है, उसका कारण कोई भौतिक कठिनाई एवं मानव का घटिया व्यक्तित्व ही एकमात्र कारण होता है। फुर्सत न मिलना, नौकर का न होना, घर के अन्य लोगों का ध्यान न देना, आदि आदि बहाने हो सकते हैं, तथ्य नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि स्वच्छता का मूल्य एवं महत्व नहीं समझा गया है, बिकॉज ये इसकी शिक्षा उन्हें नहीं प्राप्त हुई है। उसके अभाव में होने वाली हानि को नहीं जाना गया। यदि जाना जाता तो बहानेबाजी का रास्ता अपनाने की अपेक्षा आलस्य छोड़कर गंदगी को हटाने के लिए परिश्रम किया जाता, और श्रम ही उतना नहीं लगता जितना कि बहुत दिनों रोज अगर किया जाए तो उतना श्रम नहीं लगेगा जितना महीनों की गंदगी साफ करने में। आवश्यकता केवल सतर्कता की होती है। शारीरिक आलस्य से जितनी गंदगी फैलाता है, उससे ज्यादा मानसिक आलस्य का ध्यान हाथ होता है। मन में गंदगी के प्रति घृणा नहीं होती है तो वह जमकर बैठ जाती है। यदि मन में सतर्कता रहे और यह भावना बनी रहे कि गंदी में लिपट कर हमें अपना व्यक्तित्व ओछा नहीं बनाना है, तो अवश्य ही यह सोचता रहेगा कि कहां मलिनता एकत्रित हो रही है, उसे किस प्रकार दूर किया जाए। जब तक हमें किसी बात का लाभ नहीं आता है, तब तक हम उसे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सच बात तो यह है कि न तो हमने गंदगी की हानि को समझा और न स्वच्छता के लाभ को जाना है। इसलिए मनोभूमि ऐसी बन गई है कि उस गंदगी के साथ समझौता कर लेने जैसी कहा जा सकता है। मनोभूमि हमारी जो है, आंखों के आगे कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं, पर वे आंखों को खटकते नहीं। घर में नाली, पाना, पेशाब घर बुरी तरह सड़ते रहते हैं, वे अखरते नहीं। कपड़े गंदे गलीज रहते हैं, पर उसको कोई बुराई नहीं लगती है। सामान बिखरा पड़ा रहता है, अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, पर उसे सुव्यवस्थित रखने की सोच नहीं रहती है। जैसा चलता है चलता रहता है, कोई सुधारवादी नीति नहीं अपनाई जाती है। छतों में मकड़ी के जाले हों, पर उन्हें हटाने की भी कभी इच्छा नहीं होती है। दीवार दरवाजे पर कूड़ा कपड़ा भरा हुआ रहता है, पर यह विचार नहीं किया जाता कि इसकी उपयोगिता का क्या है। पुरानी टूटी रद्दी बेकार निकली चीजें घर के कोने में भरी रहती हैं, जो कभी किसी काम में नहीं आने वाली है, तथा बहुत सारे जगह घेरे हुए हैं और अपनी छाया में गंदगी के परत पर परत जमा करती जाती है। यदि दृष्टिकोण स्वच्छ हो और ऐसा कबाड़ी की दुकान जैसा घर अनुपयुक्त लगे, तो यह समझ होगी कि क्या चीजें रखे जाने में योग्य है और क्या हटाए जाने योग्य है, कि सामान के लिए कौन सा सही स्थान है, कौन सा गलत स्थान है। यह सुरुचि जग जाए। हर वस्तु यथास्थान सुव्यवस्था से रखने पर उत्पन्न होने वाली स्वच्छता एवं सुंदरता अंतःकरण को आकर्षित करती रहती है। तो कोई कारण नहीं कि वह उत्साह न उठे, जिसके कारण में वह सारा कबाड़ एक सुरुचिपूर्ण स्वयं निवास का रूप ले सकती है। चोर वही सेंध मारता है जहां उसकी निगाह नहीं पड़ती है, जहां उस पर निगाह नहीं पड़ती है किसी की। सोते हुए बेखबर लोगों से के घर में ही अक्सर चोरी रहती है, पर जो जागते हुए सोते हैं, सावधान रहते हैं, चोरों के प्रति प्रवेश न होने देते हैं, सावधानी बरतते हैं, उनके यहाँ शायद चोरी होती हो। गंदगी के संबंध में भी ये बात मानी जाती है। जो उसकी उपेक्षा करते हैं, हटाने का प्रबंध नहीं करते, आलस्य एवं उदासीनता का दृष्टिकोण बनाए रहते हैं, उनके घर में धीरे धीरे मलिनता, गंदगी परत पर परत जमा होती जाती है। पर जो समझदार हैं, शिक्षित हैं, वो एक क्षण भी इसको सहन नहीं कर सकते।
एवं उसे हटाना अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। वहां गंदगी पैर नहीं जमा सकती। रक्त में भी ऐसे श्वेतकण हैं जो बाहर से रोग कृमि प्रवेश करते हैं और इससे लड़ने की वो तैयार रहते हैं। अगर कोई भी बाहर का कीड़ा जाता है तो उससे लड़ते रहते हैं और उन्हें मार भगाने के लिए तत्काल संघर्ष ठान लेते हैं। शरीर में जब तक क्रिया चलती है तब तक बीमारियां पैर नहीं जमा पाती हैं। जब रक्त के श्वेतकण निर्बल हो जाते हैं और रोग कीटाणु से उतनी तत्परता पूर्वक लड़ नहीं पाते तो फिर रोग का अड्डा शरीर में जमने लगता है। गंदगी एक प्रकार से रोग कृमियों की सेना ही है। उसे हटाने की शीघ्र प्रक्रिया अब तक हमारे स्थान का अंग बनी रहती है, तब तक उसके पैर ठिकाने ठिकाना संभव नहीं होता है। अवांछनीय तत्वों से संघर्ष ना हो तो भी हटने का नाम नहीं लेता है। शत्रुओं को, गुंडे बदमाशों को यदि प्रतिरोध का भय न हो तो अपनी करतूतें बढ़ाते जाते हैं। इसलिए आत्मरक्षार्थ संघर्ष करना मानव का आवश्यक धर्म एवं कर्तव्य माना जाता है। इस कर्तव्य को जो छोड़ देगा उसके लिए जीवित रहना कठिन हो जाएगा। गंदगी लानत द्वारा जिसे अपने गौरव नष्ट होने से बचाना हो उसे संघर्षशील होना ही होगा। जहां भी गंदगी दिखाई पड़े वो भीड़ जाना होगा। उसे जब तक हटाया नहीं जाएगा चैन नहीं बैठना होगा। कोई सहायक के ना मिलने पर भी स्वयं शीघ्र ही स्वच्छता के नाम पर लग जाना होगा। तभी यह संभव है कि स्वच्छता के गर्व, गौरव एवं आनंद उपलब्ध किया जा सकता है। सुलभ ने व्यक्ति सह आवासों के लिए उपयोग के लिए जुड़ा गए युक्त खाद शौचालयों सामुदायिक उपयोग के लिए भुगतान एवं प्रयोग के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक शौचालयों से जुड़े बायोगैस डाइजेस्टर्स से बायोगैस के उत्पादन के जरिए जैव ऊर्जा प्राणियों के सृजन और पशुओं के गोबर का इस्तेमाल करते हुए बायोगैस के उत्पादन की खोज और उसके प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। इस प्रकार उत्पादित बायोगैस का प्रयोग कुकिंग गैस, विद्युत उत्पादन, पथ प्रकाश और शरीर की गर्मी देने आदि के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सुलभ ने प्रवाह शोधन औद्योगिकी की खोज की है जिसमें मानवीय मल मूत्र आधारित बायोगैस संयंत्र से निकालने वाला पानी रंग रहित, गंध रहित, रोगाणु रहित हो जाता है, जिसे जल जीवन स्थलों, कृषि कार्यों अथवा किसी भी जलाशय में छोड़ने के लिए सुरक्षित रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नागरिकों को संवेदनशील करने, स्वच्छता विकास में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सुलभ ने शिक्षा के माध्यम से सभी को शिक्षित किया है। नागरिकों में जागरूकता, प्रेरणा एवं स्वच्छता के विकास में भागीदारी के जरिए संवेदनशीलता सुनिश्चित करना, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र की अधिक प्रभावी भूमिका के साथ सभी भागीदारों की सघन और दायित्वपूर्ण संबद्धता, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण, सार्वजनिक निजी लोगों की भागीदारी खड़ी करना, समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार के लिए परिवर्तन के तौर पर स्कूली बच्चों और शिक्षकों में जागरूकता पैदा करना, और लास्ट बच्चों को प्रमुख मानवीय संसाधनों और विद्यालयों को ज्ञान केंद्रों के तौर पर विकसित करना। भारत के स्वच्छता को केंद्र बिंदु में रखते हुए समुदाय के संबंध में छात्रों के पूर्ण व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पैदा करने के उद्देश्य के साथ साथ विद्यालय स्वच्छता क्लब की स्थापना करे। सुलभ ने प्रस्ताव शोधन औद्योगिकी की खोज की है जिसमें मानवीय मल खोज किया है। अच्छी गुणवत्ता की स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षित पानी और साफ सफाई के बगैर जन स्वास्थ्य के अस्थायी परिणाम प्राप्त करने में असफलता हाथ लगती है।
स्वास्थ्य सुधार के लिए जल बिंदुओं और शौचालयों का निर्माण एक अच्छा निर्णय है, पर अनुचित जल भंडारण और दोषपूर्ण हाथ धोने के तरीके अब भी समस्या बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने यह प्रमाणित भी किया है और स्वीकार भी किया है। साबुन और पानी के साथ सामान्य तरीके से हाथ धोने के डायरिया रोग के फैलने पर 1/3 तक अंकुश लगाया जा सकता है। 80% बाल रोग जल जनित बीमारियों के कारण होते हैं और करीब 30% शिशु मृत्यु डायरिया एवं उसके प्रभाव से होता है। स्वच्छता और साफ सफाई के सुधार के संबंध में प्रमुख बाधा इस क्षेत्र को कम प्राथमिकता दिया जाना है। स्वच्छता और साफ सफाई के सुधार के संबंध में प्रमुख बाधा है ये, इस क्षेत्र को कम प्राथमिकता दिया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के सामाजिक और व्यवहार मित्रों क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। पर्यावरणीय स्वच्छता की दीर्घावधि निरंतरता, लोगों की समझ जिनके लिए स्वच्छता प्रणाली को निर्माण किया जा रहा है और शुरू से अंत तक प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने पर निर्भर करता है। केवल मानव मल को निपटाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बजाय जन स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित स्वच्छता को जोड़ना आवश्यक है। अगर इस समस्याओं को शीघ्र यानी कम समय में हल करना है और सबके लिए स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना है, तो इसके लिए एक समन्वित दृष्टिकोण, कार्यक्रम और व्यवहारों का प्रमुख महत्व है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने हर घर में चरखा का नारा दिया था और एक तरह से सुलभ शौचालय भी उन्हीं की कल्पना थी जो आज सुलभ शौचालय के रूप में प्रदर्शित होती है। उन्होंने स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया था, खासकर हरिजनों का नाम लिया और हरिजनों की स्वच्छता पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। सुलभ स्वच्छता आंदोलन प्रत्येक नागरिकों के लिए शौचालय की उपलब्धता के संबंध में बात करता है। अकेला सुलभ वैश्विक मांग को पूरा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का आह्वान लक्ष्य को हासिल करने में राष्ट्र को एकजुटता प्रदान करता है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का अभिन्न संबंध योग शिक्षा से भी है। योग की शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, पर ईमानदारी पूर्वक इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आज हमें योग गुरु स्वामी रामदेव जी उपलब्ध हैं, जिनके सानिध्य में या बताए गए आसनों के द्वारा हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए योग शिक्षा को विद्यालयों में ही प्रभावी बनाकर आगे बढ़ा जाए तो बड़ी जनसंख्या स्वस्थ एवं स्वच्छ हो सकती है। योगासन हेतु कुछ सावधानियां हैं। योगासन करने के पूर्व शौच, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। प्रातः काल योग आसन करना अधिक लाभकारी है। योगासन के तुरंत बाद स्नान नहीं करने चाहिए। पसीने को स्वयं सूखने देना चाहिए, बिजली पंखे से न सुखाएं। योगासन के आधा घंटे बाद दूध, दलिया, फल या अंकुरित अनाज थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। आसन एकांत धूल मिट्टी रहित स्थान पर होना चाहिए। घर की छत, पार्क, नदी के किनारे या ऐसे खुले स्थान पर करना चाहिए जहां शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। श्वास नाक से ले, मुंह से नहीं। योगासन किसी अच्छे योग गुरु के देख रेख में होनी चाहिए। भोजन के 4 घंटे बाद ही योगासन किया जा सकता है। इस तरह हम पाते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा, साक्षरता, हमारे महामंत्री श्यामल जी ने कहा कि प्रोफेसर आरसी सिन्हा ने अपने वक्तव्य में बताया कि शिक्षा और साक्षरता में अंतर है, निश्चित तौर से अंतर है, लेकिन स्वच्छता अभियान को सुदृढ़ रूप से लागू करने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। साक्षरता का तो है ही है, लेकिन जिस दृष्टिकोण में हमारे अग्रज प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब ने कहा कि शिक्षा और साक्षरता में अंतर है, निश्चित तौर से अंतर है, लेकिन मात्र साक्षरता प्राप्त कर लेने से इस पूरे भारतवर्ष में हम सबको स्वस्थ नहीं बना सकते हैं।
इसलिए शिक्षा की जरूरत है। जो हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक व्यक्ति शिक्षित हो कि स्वस्थ और साक्षर, ये स्वस्थ कैसे रहा जाए और कैसे, उसमें बहुत सारे पोषण की भी आवश्यकता पड़ेगी। अंत में हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा यानी साक्षरता के बीच अनन्य संबंध है, एक दूसरे के बगैर अधूरा है तथा स्वस्थ भारत के लिए तीनों का होना आवश्यक है, ऐसी मेरी मान्यता है। और ये मेरा पर्सनल सुझाव है। मैंने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में देखा कि छोटी छोटी समस्याएं जो है आदमी को अस्वस्थ बना रही हैं। साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक नागरिक अगर अपने घर को स्वच्छ रखे तो निश्चित तौर से पूरे भारत को स्वच्छता अभियान में अव्वल बनाया जा सकता है। और उस स्वच्छता के आधार पर अब घर में ही बच्चों को अगर स्वच्छ नहीं रखा गया, सही पानी की व्यवस्था नहीं की गई, नालियों की व्यवस्था नहीं की गई, घर एक दूसरे कोने काने जो वेस्ट चीजें पड़ी हुई हैं उसको हटाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो चीजें उसमें पड़ी रही तो उससे मच्छर पैदा होंगे, गलत खटमल पैदा होंगे और गंदगी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उससे जितनी परेशानियां होगी घर में, उसका समस्या का निदान स्वास्थ्य के संबंध में नहीं है। स्वास्थ्य आदमी का बर्बाद होगा ही, परेशानी होगी। और कोरोना के संबंध में तो और स्वच्छता का महत्व बढ़ गया है। अभी जिस तरह से 4 महीने 5 महीने से कोरोना का प्रभाव चल रहा है, उसमें अगर व्यक्ति स्वच्छता की शिक्षा लेकर स्वच्छ नहीं रहे और दूसरे को भी स्वच्छ रखने की शिक्षा और नहीं दे, तो मैं समझता हूं कि कोरोना से भी निजात पाना मुश्किल है। और ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आज इनको बधाई देता हूं, सुधांशु जी को, कि उन्होंने इतने बड़े मंच पर एक अच्छे विषय का चुनाव किया और उसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये तीनों अपने आप में एक गंभीर विषय है। और तीनों के जानने के बाद ही हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारी स्वच्छता नहीं रहे, स्वच्छ भारत नहीं हो, तो स्वस्थ भारत नहीं हो सकता है। और जब तक हम शिक्षित भारत की कल्पना नहीं करते हैं, तब तक न हम स्वस्थ रह सकते हैं न स्वच्छ रह सकते हैं। इसलिए इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, और सारे जो हमारे मित्रगण हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे विषयों को चुना, समझा